सच तो ये है कि एल्गोरिदम बस उन्हीं प्रमोट करता है जो उसे पसंद है। क्योंकि आपकी सालों की मेहनत किसी भी दिन YouTube आपसे छीन सकता है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। ये लोग ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं, पर जो लोग इससे भी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं वो 0 व्यूज पर हैं। 115 मिलियन ये है टोटल नंबर ऑफ चैनल्स जो करेंटली यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है इनमें से 90% चैनल्स के तो कभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अगर YouTube लक का गेम नहीं होता तो YouTube खुद प्रमोट करने का बटन नहीं देता। 3 नवंबर 2024 YouTube पे एक वीडियो अपलोड करी जाती है, हाउ टू मेक द बेस्ट माइनक्राफ्ट थंबनेल। If no one clicks on the video, you don't watch. The point of the thumbnail is to create a journey From the thumbnail to even the high quality images are crucial. and add some intrigue and make people want to know what happens next. Doesn't make any sense. We need to make better thumbnails. क्रिएटर का नाम है इट्स प्रोगर। पहली ही वीडियो एंड डायरेक्ट 1 लाख प्लस व्यूज। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बदल जाता है, कंसिस्टेंसी। जहाँ सब कहते हैं कंटेंट कितना भी अच्छा हो पर कंसिस्टेंसी के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं, वहीं इसने कंसिस्टेंसी को ही हिला दिया। 4 महीने में एक वीडियो, फिर भी लाख व्यूज। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ क्रिएटर्स जिनका कंटेंट इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल, उनका 10,000 व्यूज भी लाना मुश्किल हो रहा है। और अजीब बात ये है कि ये क्रिएटर्स कंसिस्टेंट भी हैं, फिर भी कोई रिजल्ट। और दूसरी तरफ ये बंदा कहता है I can go viral whenever I want. तो सवाल ये उठता है कि जितना भी हम YouTube के बारे में जानते हैं, क्या वो एक स्कैम है? क्या इन क्रिएटर्स को कोई ऐसी सीक्रेट नॉलेज मिल चुकी है जिससे अपनी मर्जी से व्यूज ले रहे हैं? और मैं और तुम उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं जहां पर सब कुछ एरर एंड ट्रायल लगता है। हमें इस स्कैम की एक रिसर्च करनी होगी, हमें सच पता लगाना होगा कि ये सब चल क्या रहा है। और ये डॉक्यूमेंट्री आपको स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम से बाहर निकलने में मदद करेगी। इस स्कैम के बारे में जानने की हमें जरूरत है, तो क्या आप तैयार हैं? आज से ठीक 15 साल बाद YouTube बंद हो जाएगा और जितने लोग अभी क्रिएटर्स हैं और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से अपनी अर्निंग कर रहे हैं, उनमें से 95% लोग उस टाइम पे बिना किसी काम के और बिना किसी कमाई के रह जाएंगे। और ये सारी चीजें मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। आज के टाइम पे YouTube पे 5 करोड़ YouTube चैनल से सिर्फ 5% वीडियो ही रैंक कर पाती है और बाकी के 95% लोगों का वीडियो रैंक नहीं होता। मैं पिछले 4 साल से YouTube पर हूँ, पर मैं हमेशा से बाकी से अलग। मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिएटर्स वीडियो न चलने पर एल्गोरिदम पर सारा दोष डाल देते, पर मैं जानता था कि कभी भी गलती एल्गोरिदम की नहीं होती, हमारी ही होती है। अनटिल मेरे साथ ये हुआ। मैं एक शॉर्ट अपलोड करता हूँ पर 1 घंटे बाद भी उस पर 0 व्यूज थे। मैं परेशान था क्योंकि मैं जब भी कोई शॉर्ट डालता था तो वो डालते ही परफॉर्म करना शुरू कर देता था। मैंने उसके कीवर्ड्स बदले, डिस्क्रिप्शन बदली और फिर से 1 घंटे बाद चेक करा तो व्यूज स्टिल 0 ही थे। तो मैं एक डिसीजन लेता हूँ उस शॉर्ट को डिलीट कर देने का। जनरली आपने सुना होगा कि चैनल पर से कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करनी चाहिए, और हाँ ये बात सही भी है। पर जब मैंने उस शॉर्ट को डिलीट करके अगेन अपलोड करा, सेम डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड एवरीथिंग, और फिर सिर्फ 30 मिनट के बाद उस पर 1 के व्यूज थे। सेम इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट। अब ये कैसे हुआ? देखो, इसका मतलब ये है कि YouTube कहीं ना कहीं थोड़ा लक पर भी चलता है। यानी कि जब हर चीज परफेक्ट होती है, टाइमिंग, एडिटिंग, थंबनेल, तब जाके एक वायरल चैनल वायरल होता है। इस बात में सच्चाई है, पर 1%, बट 1% भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पास ही 0.06% होता है। तो फिर मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ? ईयर था 2005, जब दुनिया में 9/11 अटैक्स के बारे में बातचीत चल रही थी। पर इसी बीच में पेपाल के 3 एम्प्लॉयज, चैड हल्ले, स्टीव चैन एंड जावेद करीम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे। इन्हें किसी भी तरह से वीडियो शेयरिंग का प्रोसेस आसान करना था। असल में उस टाइम पर वीडियो शेयर करना दुनिया के सामने बहुत मुश्किल था। कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे वीडियोस आसानी से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करी जा सके। और बस वहीं से इनको एक आइडिया आता, क्या हो कि एक वीडियो को अपलोड करना इतना ही आसान हो जितना कि ईमेल सेंड करना। देन टाइम आता है फरवरी 2002 और youtube.com डोमेन रजिस्टर होता है। यहाँ इन्हें भी नहीं पता था कि जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बस वीडियो शेयरिंग के लिए बनाया, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे पसंदीदा करियर ऑप्शन बनने वाला। इसी चीज को टेस्ट करते हुए जावेद करीम अपना पहला वीडियो अपलोड करते हैं, मी एट द जू। ये 19 सेकंड का वीडियो एक रिवॉल्यूशन बन के आज हमारे सामने है। Alright, so here we are, one of the elephants. And cool thing. 2006 में YouTube के मंथली यूजर्स 20 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं, एंड बस 1 साल में गूगल ने YouTube को $1.6 बिलियन में खरीद लिया। पर सवाल ये है कि इस टाइम तक भी YouTube पर मोनेटाइजेशन जैसी कोई भी चीज नहीं थी, फिर भी यहाँ क्रिएटर्स आना शुरू हो चुके थे। पर फिर कैसे क्रिएटर बनना भी एक करियर ऑप्शन बना? आइए इसी आंसर का पता लगाते हैं।
यहाँ पहली बार YouTube अपना मोनेटाइजेशन एंड पार्टनर प्रोग्राम स्टार्ट करता है और यहीं से क्रिएटर बनना एक करियर बनता है। अब सभी क्रिएटर्स पहली बार पैसे कमाना शुरू करते हैं। YouTube जो एड रन कराता था उसका 55% क्रिएटर्स को दे देता था एंड 45% खुद रख लेता था। ये YouTube ने इसलिए भी करा था कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर आए, जिससे उन्हीं का फायदा होगा क्योंकि ज्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पर रुके रहेंगे। मतलब व्यूज इज इक्वल टू इनकम और इनकम इज इक्वल टू मोटिवेशन। लेकिन इस टाइम तक एल्गोरिदम नाम का शब्द कोई नहीं जानता था और ये काफी लिमिटेड था, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। टाइम था 2016। YouTube पर अब काफी क्रिएटर्स बढ़ने लगे और उस टाइम पर सभी के व्यूज आते थे, बट फिर एक नया मैट्रिक आता है, एल्गोरिथम। YouTube ने CTR और रिटेंशन को मेन सिग्नल बना दिया ताकि जिसकी वीडियो क्लिक करके वॉच करने लायक हो बस वही ग्रो कर पाए। यहीं पर पहली बार लोग थंबनेल्स बनाने लगे, बड़े अजीब से, जिसके एवोल्यूशन पर एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। चाहिए तो बस कमेंट में लिख दो थंबनेल और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके 250 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो। Then 2020 जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लोग आइसोलेट होना शुरू होते हैं और सब अपने टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने लगते हैं। एंड यही क्रिएटर्स बूम इतनी तेजी से आया कि एल्गोरिथम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ा, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा होती है तो हीरा ही चमकता है। इसी टाइम पर आपके फेवरेट क्रिएटर्स स्मार्टी पाई, सैन पाई, गेमर फ्रीड, मिस्टर बीस्ट मार्केट में उतरते हैं। इस टाइम पर डिमांड ज्यादा थी और प्रोडक्शन कम थी, मतलब इस टाइम पर कुछ भी ग्रो कर सकता था और हुआ भी। जैसे हीरो ब्रांड SMP, हिमलैंड्स माय पर्सनल फेवरेट ग्रो होते हैं। हर नीश में तहलका मचा हुआ था, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, गेमिंग हो या एंटरटेनमेंट। और 2021 से 24 तक पूरा मार्केट कैप्चर हो जाता है। अब प्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में था। एल्गोरिथम में काफी रूल्स एंड सीक्रेट्स बदले, जो हम आगे चैप्टर 2 में जानेंगे। 2024 के एंड में सबको लगता है कि 2021 से अच्छा टाइम कुछ भी नहीं था। जो करना था तभी करना था, अब ग्रो होना मुश्किल है। लेकिन इसके अगले साल कुछ ऐसा होना था जो सोचना भी मुश्किल था। ईयर आता है 2025। मई के टाइम पर YouTube के CEO नील मोहन एक मीटिंग इंडिया में करते हैं और कुछ बहुत शॉकिंग बताते हैं। वो बताते हैं कि इंडियन क्रिएटर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अब से छोटे क्रिएटर्स को भी पुश मिलना शुरू होगा। लेकिन फिर मैं और तुम ग्रो क्यों नहीं कर रहे? हमारी वीडियोस तो एल्गोरिथम पुश ही नहीं कर रहा, इंप्रेशंस तक नहीं आ रहे। तो गलती इसमें एल्गोरिथम की नहीं, आपकी है। एल्गोरिथम हमारी वीडियो को पुश ही नहीं कर रहा, इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे। ये तो आप सबने जरूर फील करा है। अबे जब तक इंप्रेशंस ही नहीं आएंगे तो क्या CTR घंटा बढ़ेगा? असल में एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन है कि वो आपकी लेटेस्ट वीडियो से नहीं, ओवरऑल चैनल से डिसाइड करता है आपकी ग्रोथ। लेट मी टेल यू कि एक्चुअल में एल्गोरिथम का पर्पस क्या है, उसके बाद वो काम कैसे करता है वो देखेंगे। किसी भी कंपनी को क्या चाहिए कि उसका प्रोडक्ट सही कस्टमर तक पहुंचे, तभी तो सेल्स होगी। अब अगर कंपनी ने जैकेट्स बनाई है ठंड से बचने के लिए और तुम उसे ले जाकर बीच पर बेच रहे हो तो उसे कौन लेगा? इसी तरह यूट्यूब ने एल्गोरिथम को बनाया ताकि क्रिएटर्स की वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच सके। इसलिए नए चैनल पर इंप्रेशंस कम आते हैं क्योंकि अभी उसे पता ही नहीं है कि ये वीडियो किसे दिखाना है। तो फिर इन लोगों की फर्स्ट वीडियो पे इतने व्यूज कैसे आते हैं? आपकी पे तो 100 इंप्रेशंस भी नहीं आते। इवन मेरी भी फर्स्ट वीडियो पर इतने इंप्रेशंस हैं। अगर आपके चैनल पर कुछ वीडियोस हैं और पहले इंप्रेशंस आते थे बट अब नहीं आते, तो पॉसिबल है कि आपने ये मिस्टेक करी है। या तो जब आपके व्यूज आना स्टार्ट हो रहे थे लेकिन अचानक से 1-2 वीडियोस पर आना बंद हुए, तो आपने अपने कंटेंट में थोड़ा चेंज लाया। टोटली आप एक्सपेरिमेंट करने लगे कि क्या चलेगा। फिर आप बिल्कुल डिमोटिवेट हुए और आपने सोचा बस बहुत हुआ। तभी आपकी एक और वीडियो वेल परफॉर्म करती है और आप फिर से खुश होते हो और सेम स्टाइल में 2-3 वीडियोस बनाते हो, लेकिन फिर से 1-2 वीडियोस परफॉर्म नहीं करती एंड फिर से यही साइकिल में फंस जाते हो। एक्चुअल में जब आपकी वो 1-2 वीडियोस वेल परफॉर्म करती है तो एल्गोरिथम उस डाटा को बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा हो, समझ रहा होता है। पर जब आप कैटेगरी चेंज करते हो तो फिर से उसके पास नया डाटा जाता है और जब तक वो उसे प्रोसेस करता है फिर आप स्टाइल चेंज कर देते हो और इसी साइकिल में फंस जाते हो। इसका सॉल्यूशन है जब भी कोई वीडियो वेल परफॉर्म करे उसके बाद स्टाइल चेंज मत करो प्लीज। यही करके मैंने अपने पूरे चैनल की बाट लगा रखी है। ये मैट्रिक तो समझा, पर जब वीडियो पे इंप्रेशंस ही नहीं आते तो ये एल्गोरिथम आपसे क्या चाहता है, आओ ये भी समझ लेते हैं। देखो, नए चैनल पर सबसे पहली वीडियो पर 10 इंप्रेशंस आते हैं। ये वो टेस्टिंग लोगों को भेजता है। फिर अगर उसमें 1-2 लोग क्लिक करते हैं
तो जिन टाइप के लोगों ने क्लिक करा होता है उसी टाइप के लोगों तक अगले 30 से 100 इंप्रेशन जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने क्लिक करा है वो बिल्कुल सही लोग हों, मतलब वो लोग वही होने चाहिए जो वही कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर गलत लोगों ने क्लिक करा तो उन्हीं लोगों के पास इंप्रेशन जाने लगेंगे और चैनल डेड हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपली जब भी कोई वीडियो आप अपलोड करो नए चैनल पर तो अपने ही 1-2 अल्टरनेटिव अकाउंट से उसे देख ले 1-2 घंटे के अंदर। लेकिन याद रहे वो अकाउंट्स पर आप वैसे ही वीडियोस देखते हो जैसी आप डालते हो, एंड दैट्स इट, आपका काम बन गया। बट सिर्फ एल्गोरिथम को सही कर लेने से थोड़ी कुछ होगा, असली गेम तो ऑडियंस पर चलता है। CEO खुद कहते हैं कि कंटेंट ऑडियंस के लिए बनाओ, एल्गोरिथम के लिए नहीं। तो अब सिर्फ 2 स्टेप्स हैं जिससे एक चैनल एक्चुअल में अपनी ब्रांड बना सकता है। बहुत सीख लिया आपने फालतू की बकवास, पर आज तक आपको ये एग्जैक्ट समझ ही नहीं आया कि हम कैसे इस इंफॉर्मेशन को अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के टाइम पर सिर्फ ये 2 तरीके हैं गारंटीड अपनी ब्रांड बनाने के लिए। असल में ये जो 2 स्टेप्स हैं वो बहुत ही टाइम लेंगे करने में, जिसमें फर्स्ट वाला आप करते हैं पर सही तरीके से नहीं, और सेकंड वाला तो बहुत ही यूनिक है। फर्स्ट स्टेप इज मास्टर एवरीथिंग। आपको सबसे पहले काम आना चाहिए। एग्जाम देने से पहले एग्जाम की तैयारी करते हो ना, डायरेक्ट तो बैठते नहीं हो। क्या कह रहे हो, बैठ जाते हो? उसी तरह आपको पहले तैयारी करनी होती है, लेकिन आपको अपनी वीडियो हमेशा वायरल करने की पड़ी रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने आज तक सर्च न करा हो हाउ टू वायरल फर्स्ट वीडियो या फिर हाउ टू कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर इन अ वीक। आप पूछोगे कि इसमें बुरा क्या है? अरे यार, तो पहले पूरी तैयारी करो, उसके बाद जंग में उतरो। मुझे सच बताना कि आप क्या ज्यादा सर्च करते हो। हाउ टू ग्रो अ गेमिंग चैनल, हाउ टू मेक दिस एनिमेशन इन शॉर्ट और कोई भी ऐप। सिंपल आंसर है फर्स्ट वाला, और यही रीजन है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपको एक एक करके सारे क्राइटेरियाज पूरे करने होते हैं, पर आप एक वीडियो में बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हो। सिंपल है, जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। हाँ, पर अब ये बताओ कि हम क्या करें और क्या सीखे एग्जैक्टली, क्योंकि ज्ञान सब दे देते हैं पर कोई ये नहीं बताता कि करना कैसे है। वेट, आई एम हेयर। एग्जैक्टली जानते हैं कि क्या क्या और कैसे सीखना होता है। फर्स्ट इज थंबनेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तो कुछ नहीं, इसमें भी आप साइकोलॉजी, कलर ग्रेडिंग सीखे, सबसे बढ़िया तरीका है किसी को कॉपी करके। सेकंड थिंग इज SEO, पैकेजिंग, टाइटल, थंबनेल, इंट्रो। देन इंट्रो, अगर आपके फर्स्ट 30 सेकंड में बहुत सारे व्यूअर्स निकल जाते हैं तो आपको ये करने की जरूरत है। आप इसके लिए मेरी ये वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, गारंटीड इससे अच्छी प्लेलिस्ट पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। फोर्थ थिंग इज एडिटिंग, साइकोलॉजी ट्रिक, विजुअल एनिमेशन, कट, स्पेसिंग एंड मेनी मच मोर। मैंने 3 वीडियोस बनाई है इस पर भी। फिफ्थ थिंग इज मार्केट एनालाइजिंग, ये गारंटीड आपने नहीं सीखा होगा, लेकिन मैंने सिखा रखा है, चैनल की दूसरी वीडियो है। सिक्स्थ थिंग इज स्टोरी टेलिंग, ये लास्ट में इसलिए कहा क्योंकि ये सीखना हलवा नहीं है, टाइम के साथ ही सीखोगे। सेवंथ थिंग इज स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ETC, ये सब आपको इसी ऑर्डर में सीखना है, पर हो सकता है ये सब आपको पहले से ही बहुत अच्छा आता हो, फिर भी आप ग्रो नहीं हो रहे। यही काम आएगा सेकंड मेन स्टेप, यूनिकनेस। वेट, मुझे पता है आप कहोगे कि यूनिक आइडियाज ही नहीं आते, तो आएंगे, सब्र रखो, एंड में इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। आप पहले ये बताओ कि आप प्रो बॉयज की वीडियो क्यों देखते हो? फनी एंड स्टोरी टाइप वीडियोस के लिए, राइट? स्मार्टी पाई को क्यों देखते हो? फॉर हिमलैंड्स और माइनक्राफ्ट, है ना? सैंड बाई एंड निस को देखते हो SFP कंटेंट प्लस PvP स्किल्स से। अब ये बताओ, जब इन सब के पास कोई ना कोई रीजन है जिस वजह से आप इन्हें देखते हो, पर मैं वही तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा खुद को दिखाने के लिए रीजन है, तो तुम कहोगे नहीं, अरे वो SMP कंटेंट ट्रेंड में ना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। सर्वाइवल सीरीज पे बहुत बढ़िया व्यूज आते हैं। अगर उन्होंने उस टाइम पे रिस्क नहीं लिया होता और कुछ अलग ट्राई ना करा होता तो तुम उन्हें नहीं देख रहे होते। अब इतने सबको सुनने के बाद तुम कहोगे बहुत सारे क्रिएटर्स तो ऐसे ही बिना कुछ यूनिक करे ही ग्रो हो गए। तो इसका आंसर है, वो लोगों ने जो कॉपी भी करा वो मास्टर लेवल पर करा, मतलब उन्होंने फर्स्ट मेन स्टेप को भी मास्टर कर लिया, इसलिए वो इस मार्केट में टिक पाए। मान लो मार्केट में बिस्लरी आई, फिर और ब्रांड्स आई, तभी तो मार्केट कैप्चर हुआ, एक अकेले ने तो करा नहीं। बस यही बात है। अब इस सब का कंक्लूजन ये है, यूनिकनेस प्लस मास्टर इज इक्वल टू ब्रांड। कुछ यूनिक करके ही ब्रांड बनती है। पहले पहला स्टेप मास्टर करो, फिर दूसरा। पेशेंस रखो, और अगर आपको अभी यूट्यूब पे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आपको यूनिक करने की कोई जरूरत नहीं। पहले मास्टर करो एवरीथिंग, और जब आपको लगे कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पा रहा हूँ तो कुछ यूनिक करो। पर ये यूनिक आइडिया आते कैसे हैं? उसके लिए आपको ये साइकोलॉजिकल प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, स्क्रीन पे आ रही होगी। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय बाय।